बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर वैसे हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर सारी बेसिक अकाउंटिंग्स कर चुके हैं। लास्ट क्लास हमारी बुक्स ऑफ प्राइमेट्री से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हमने सारी बुक्स ऑफ प्राइमेट्रीज देख ली थी। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर। लेकिन जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स। यार सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये सोल ट्रेडर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इसी तरीके से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यार जो उसका नाम होगा उसके अंदर ही बहुत सारी बातें हमें पहले क्लियर हो जाएंगी। सोल ट्रेडर हर उस बिजनेस को कहा जाता है जिस बिजनेस के अंदर सिंगल ओनर काम करता है। यानी कि किसी भी बिजनेस में अगर एक ओनर काम करता है ना, तो उस टाइप के बिजनेस को हम सोल ट्रेडर बिजनेस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हो गया कि यार सोल ट्रेडर एक ऐसा बंदा होगा जिसने अकेले बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी होगी। सारे बिजनेस के जो डिसीजंस होते होंगे वो खुद ही लिया करता होगा। जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट्स हुआ करते होंगे वो सारे के सारे उसी को मिला करते होंगे। ये तो उसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। इसी तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसके ऊपर होंगे। जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि लिमिटेड कैपिटल होगा। लिमिटेड कैपिटल का मतलब कि एक बंदा जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगी, कम होगी। हालांकि अगर दो लोग इन्वेस्ट करते तो इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाती, तीन करते तो और बड़ी हो जाती। इसका मतलब हमें यह भी क्लियर हो गया कि जो ओनर है वो जब सोल ट्रेडर होगा तो वो जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो वो एक लिमिटेड पूल ऑफ कैपिटल ही इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज उसका यह है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो वो नुकसान भी उस बेचारे अकेले बंदे को ही बेयर करना पड़ेगा। और इसी तरीके से उसके ऊपर एक और डिसएडवांटेज आप ये भी बोल सकते हो कि यार वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी मामलात होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, सब उसी के ऊपर ही होंगी, उसी के डिसीजन के ऊपर पूरा बिजनेस बेस करेगा। अच्छे डिसीजंस लेगा तो बिजनेस फ्लरिश करेगा, बुरे डिसीजंस लेगा तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बुरी होती जाएगी। क्लियर हो गई। तो ये हम लोगों ने देखे कि यार ये जो सोल ट्रेडर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो सिंगल ओनर होते हैं, सिंगल ओनर बिजनेसेस होते हैं। ये अकेले काम कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस आर नोन एज सोल ट्रेडर्स। ठीक है, ये क्या करता होगा, ये गुड्स खरीद के लेके आता होगा, क्योंकि ट्रेडर है तो ट्रेडिंग ही करता होगा, गुड्स लाता होगा और बेच दिया करता होगा। ये एक सोल ट्रेडर बिजनेस की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हमने जो आज की क्लास के अंदर बातें करना स्टार्ट करनी है और अब से 3-4 क्लासेस के अंदर जो बातें चलेंगी ये आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी कि यार ये इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये बैलेंस शीट्स क्या होती हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर की, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं सोल ट्रेडर की, तो सोल ट्रेडर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। नंबर वन, इनकम स्टेटमेंट। पहली जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट नोट्स कैरी करते जाएगा साथ साथ। और दूसरी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको प्यार से बैलेंस शीट भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो सोल ट्रेडर बिजनेस होगा वो तो दो टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। अच्छा, जो कंपनीज होती हैं वो पांच टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तो जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, बट राइट नाउ करंटली अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोल ट्रेडर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये भी इसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, देखो। इनकम स्टेटमेंट वो ये इसलिए बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाने का उसका मकसद ये होगा टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू चेक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि इनकम स्टेटमेंट जब वो बनाएगा ना, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने से उसे पता लगेगा उसके बिजनेस ने इस साल कितना अर्न किया, इस साल कितनी सेल्स करी, इस साल उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स थे वो कितने हुए, इस साल उसके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या उसने सामान सस्ता खरीदा, थोड़ी सेल्स ज्यादा बढ़ाई, कैसी परफॉर्मेंस रही उसकी। तो वो ये सारी चीजें देखने के लिए क्या बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाएगा। इसी तरीके से जो आपकी बैलेंस शीट होती है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, ये क्यों बनाई जाती है, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सके। सर इस बात का मतलब वो ये देख सके कि यार उसके बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स मौजूद हैं, उसके बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, और उसके बिजनेस का जो कैपिटल है वो कितना है। तो बेसिकली यहां पे जो अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं उसमें से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो सर 2 एलिमेंट्स रह गए, इनकम और एक्सपेंसेस। तो याद करें, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, आपके बिजनेस की इनकम्स की जरूरत पड़ेगी, और नंबर टू, आपके बिजनेस की
जो एक्सपेंसेस होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स हम क्या करते हैं, इनकम्स में से एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग उनकी इनकम स्टेटमेंट में होती है। और इसी तरीके से जो बाकी के 3 अकाउंटिंग एलिमेंट्स थे, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक हो गया, ये सारे के सारे कहां रिकॉर्ड होंगे, आपकी बैलेंस शीट के अंदर, और ये सारे के सारे कहां रिकॉर्ड होंगे, आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ आती है? तो ये टोटल 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स होते हैं और ये इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये तो एक इसका एक कोर कॉन्सेप्ट देख लिया कि यार ये होगा क्या, बट इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बड़ा बेसिक लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार आप लोगों ने बचपन में नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस करे होंगे कि यार एक यूनिट है, कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं ये एक कैप है, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस को खरीदता है और इस कैप को खरीद के बेचता है। अब बिजनेस क्या करेगा, लेट सपोज हम उसको बोलते हैं कि ये एक यूनिट है, ठीक है। बिजनेस इसको खरीदता है, यानी कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो इसकी है $100 की, यानी कि वो कितने का खरीदता है इसको, $100 का। और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है लेट सपोज $200। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं $100 का खरीदता हूं और $200 का बेच देता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि आपके बिजनेस के अंदर इस एक यूनिट को बेच के आपका बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाएगा, आप बोलोगे सर $200 का खरीदता है, $200 का बेचता है, $100 का वो खरीदता है, तो इसका मतलब वो जो पैसे बचा जाता है वो $100 बचा जाता है, यानी कि $100 का प्रॉफिट कर जाता है। ये एक बड़ी नॉर्मल सी बेसिक सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती थी जो आप बचपन से किया करते थे। हाँ, ये वो कैलकुलेशन होती थी जो आपने आज तक करी है, मतलब इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम इसी बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं आपसे ये बोलूं कि यार लेट सपोज अगेन हम इस कैप की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं कि यार जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो है लेट सपोज $300, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है लेट सपोज $200। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार जरा प्रॉफिट तो कैलकुलेट करके दो, तो आप बोलोगे यार प्रॉफिट को कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, हम पहले सेलिंग प्राइस लेंगे दैट इज $300, इसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे दैट इज $200, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ आई कि मैं सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं कॉस्ट प्राइस को, और मेरे पास आ क्या रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अच्छा, अब अगर हम एक यूनिट के बजाय मल्टीपल यूनिट के बारे में बात करें, लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यार हमने 2 ऐसे कैप्स खरीदे, अब हम ये वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं आगे, ठीक है। हमने 2 ऐसे कैप्स खरीदे थे, ठीक है, और उन दोनों कैप्स को बेच दिया। तो जब मैं आपसे बोलूंगा कि यार मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो अब मैंने आपको क्या एग्जांपल्स दी, मैंने 2 कैप्स खरीदे, तो एक कैप खरीदा होगा वो कितने का होगा, चले भाई ऐसे बात कर लेते। एक कैप की कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी $200, और मैंने अगर 2 कैप्स खरीद लिए तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई होगी, कॉस्ट बन गई होगी 400 की। ये बात मानते हैं आप? और इसी तरीके से इन दोनों को मैंने बेच दिया, तो जो मेरी सेल प्राइस थी या सेलिंग प्राइस थी वो थी $300 की, और मैंने ये दोनों बेच दिए, तो मैंने कितने की सेल्स कर दी होंगी इन टोटल, 600 की। ये बात समझ आती है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार जरा प्रॉफिट तो कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है सर, टोटल आपने जो सामान बेचा वो 600 का बेचा, और जो आपने वो सामान खरीदा था वो आपको मिला था टोटल 400 का। तो इसका मतलब सर आपने 200 का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया, $200 का। आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, इसके अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं हो रहे होंगे। एक्सक्यूज मी, क्लियर? अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, यहां तक तो आपको एक छोटा सा एक कोर कॉन्सेप्ट जो मैंने देना था ये आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये बातें मैं क्या कर रहा हूं। सही, याद रखिएगा हम लोगों ने टॉपिक यहां से स्टार्ट किया था, बट अभी हम कुछ बातें कर रहे हैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि यार हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये जो मेरे पास अमाउंट है जिसको मैं सेलिंग प्राइस कह रहा हूं, सेलिंग प्राइस तो होती है एक यूनिट की, यहां पे 2 यूनिट है, तो मैं यहां पे क्या टर्म यूज करना शुरू कर देता हूं,
सेल्स की। मैं क्या टर्म यूज करना शुरू कर दूंगा? सेल्स की। और सेल्स में से मैंने सबट्रैक्ट क्या की थी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो किसी एक यूनिट की प्राइस को कहा जाएगा, लेकिन हमने यहां पे मल्टीपल यूनिट्स बेचे, 2 यूनिट्स बेचे, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। हम यहां पे बोल देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? कि जो मैंने सेल्स करी हैं, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स करी हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई। अब अगर आप देखो तो मैंने सेल्स कितने की करी? 600 की करी। मैंने सेल्स कितने की करी? 600 की करी। और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई? 400 की आई। कॉस्ट कितनी आई? 400 की आई। तो मैं इसको बोल दूंगा दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और मेरे पास आ क्या जाएगा? मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट होगा वो हम ऊपर 200 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की टर्म्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की टर्म यूज करेंगे, क्योंकि बिजनेस एक यूनिट नहीं बेचता, मल्टीपल यूनिट्स बेचता है। इसलिए हम इसको जो टर्म भी यूज करेंगे वो सेलिंग प्राइस नहीं बल्कि एज अ सेल्स बोला करेंगे। और इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला करेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? कि जो आपने सेल्स करी हैं उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आई। और इसी तरीके से यहां पे देखो, जो आपने सेल्स करी हैं उन सेल्स के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आई। तो अभी अभी मैं इस बात को दोबारा लिखूं तो मैंने सेल्स कितनी करी थी? मैंने 600 की सेल्स करी थी। और उस मेरे ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी? उसकी 400 की आई थी। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? $200 का हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि यार ये जो टर्म्स हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से, अब उसी को नाम चेंज करके हमने बोल दिया कि भाई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तब यूज करना ज्यादा बेहतर है जब सिंगल यूनिट बिक रहा हो। यहाँ पे नॉर्मली बिजनेस एक यूनिट थोड़ी बेचता है पूरे साल के अंदर, वो तो मल्टीपल यूनिट्स बेच रहा होता है, तो वो बोलेगा सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो ये टर्म्स यूज करेगा। अच्छा, अब अगर हमें ये बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। हम डिस्कस करेंगे यार ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है कि मैंने जो यूनिट्स बेचे हैं, जो मैंने यूनिट्स सेल कर दिए हैं, वो जो यूनिट्स मैं बेच चुका हूं, उनकी कॉस्ट मेरे ऊपर कितनी आई थी। कॉस्ट का मतलब मुझे वो कितने रुपए के पड़े थे। डन? बात समझ आती है? तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, इतनी सिंपल तरीके से तो एग्जामिनर नहीं देगा आपको। हम इसकी एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। लेट्स सपोज हम बोलते हैं दैट टुडे इज ईयर जीरो। आज के दिन को बोला जाता है ईयर जीरो। तो आज ईयर जीरो है। आज मेरे पास, मैं गया शॉप पे और मैंने शॉप पे जाके 10 यूनिट्स खरीदे। कितने यूनिट्स खरीदे? 10 यूनिट्स खरीदे। सर किस चीज के यूनिट? भाई मैं ये कैप बेचता था, इस कैप के यूनिट्स खरीद लिए, तो मैं इसको 10 यूनिट्स बोल रहा हूँ कि मैंने 10 यूनिट्स खरीदे ये वाले कैप्स के। हर एक यूनिट जो था ना, वो मुझे मिला था लेट सपोज $100 का। कितने का मिला था? $100 का मिला था। अच्छा जी, मैंने बोला ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैंने टोटल जो सामान खरीदा है, जो मैंने टोटल परचेजेस करी हैं, वो कितने की करी हैं, तो आप बोलोगे सर आपने $1000 की परचेजेस करी हैं, क्योंकि हर एक यूनिट $10 का था और आपने उसमें 100 यूनिट्स, वो 10 यूनिट्स खरीदे $100 वाले। तो इसका मतलब आपने टोटल $1000 खर्च कर दिए हैं इन द परचेज ऑफ दीज कैप्स। डन? इतनी बात पहले क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यार ये बात हमें समझ आती है। इसको हम कहते हैं, ये है हमारे बिजनेस की परचेजेस। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया? मैंने परचेजेस कर ली। और परचेजेस कितनी कर ली मैंने? 10,000 की कर ली। अब नेक्स्ट चीज क्या है? देखो जरा सुनना बात को गौर से। यानी कि मेरे पास सबसे पहली चीज आ गई परचेजेस। और परचेजेस जो मैंने कैलकुलेट करी हैं वो ऐसे करी हैं कि मेरे पास 10 यूनिट्स थे और हर एक यूनिट $100 का था। तो इन टोटल मैंने जो परचेज करी हैं वो कितने की करी हैं? $1000 की करी हैं। इतनी बात समझ आती है? लेकिन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको और थोड़ा सा इन डेप्थ समझाता हूं। देखो ये तो आ गई मेरी परचेजेस, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन आउट ऑफ 10 यूनिट्स मैंने 8 यूनिट्स बेच दिए। मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए? 8 यूनिट्स बेच दिए और साल खत्म हो गया, यानी कि ईयर एंड हो गया। पहला साल मेरा एंड हो गया। और अब मैंने क्या करनी है? इनकम स्टेटमेंट बनानी है, या मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। फिलहाल आप ऐसे सोचो। दोबारा एग्जाम्पल गौर से सुनना। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, ये जितनी बातें मैं अभी करूंगा ये सारी आपके दिमाग में बड़ी क्लियर बैठनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि मैंने इस साल में 10 यूनिट्स खरीदे, हर एक यूनिट $100 का खरीदा, और साल के आखिर में मैंने
टोटल 8 यूनिट्स बेच दिए। कितने यूनिट्स बेच दिए? 8 यूनिट्स। तो क्या आप ये बात मानेंगे कि मेरे पास अभी भी 2 यूनिट्स बच गए होंगे? यानी कि ऐसे अज्यूम करें कि इस साल के बिगनिंग में मैंने ऐसे 10 यूनिट्स खरीदे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 बेच दिए। तो क्या 9 और 10 यूनिट मेरे पास अभी रिमेनिंग होगा? हाँ सर, 2 यूनिट्स आपके पास बचे हुए होंगे। इतनी बात हमें समझ आती है। तो उसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग। उसको मैं क्या बोलूंगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब, बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री किसको कहा जाता था? याद करो, मैंने जब आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स दिए थे तो इन्वेंट्री समझाई थी। इन्वेंट्री उन गुड्स को कहा जाता है, उन यूनिट्स को कहा जाता है, उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो प्रोडक्ट्स आपने अभी तक बेचे नहीं हैं, बल्कि वो आपके पास येट अनसोल्ड हैं। ये वो यूनिट्स हैं जो तुमने इस साल बेच नहीं पाए और अब क्या करोगे? इनको अगले साल ही बेचोगे, इस साल ये नहीं बिक पाए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ 2 यूनिट्स बच गए थे और हर एक यूनिट कितने का था? $100 का था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है दैट इज 200? द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 200। तो अब अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं, नॉर्मल दिमाग में रखना, मैंने साल के शुरू में 10 यूनिट्स खरीदे थे और उन 10 यूनिट्स में से 8 यूनिट बेच चुका, तो इसका मतलब मेरे पास बच कितने गए? 2 यूनिट्स बच गए। तो बिक कितने यूनिट्स गए हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ी सिंपल बात है भाई, आपने जो यूनिट्स थे 10 खरीदे, उसमें से 2 बच गए, इसका मतलब 8 बिक चुके हैं। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की जाएगी वो उन रिमेनिंग 8 यूनिट्स की जाएगी जो मैं बेच चुका हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार जरा मुझे ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकल सकती है, तो तुम बोलोगे सर परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें, क्योंकि ये तो बिके नहीं, ये तो आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग आंसर कितना आएगा? 800 आ जाएगा, और 800 विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो। मुझे ये बताओ इस साल तुमने यूनिट्स कितने बेचे? सर 8 यूनिट्स बेचे, जैसे आपने बताया। बेटा हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 100 थी। तो 8 इंटू 100 भी करोगे तो भी 800 ही आ जाएगा तुम्हारे पास। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि मैंने साल के शुरू में कितने यूनिट्स खरीदे? 10 यूनिट्स खरीदे, ठीक है, और 100 रुपए के हिसाब से खरीदे तो 1000 रुपए की परचेजेस कर ली मैंने। फिर मुझे पता लगा कि साल के आखिर में मेरे पास 2 यूनिट्स बच गए हैं, तो 2 यूनिट्स की जो कॉस्ट बनती थी वो बनती थी 200। तो मैंने 1000 में से 200 माइनस करा, मेरे पास 800 आ गया। इसका एक और तरीका ये भी था कि मैंने 10 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स ना बेच सका, 10 में से 2 नहीं बिके, तो बिक कितने गए? कितने सेल हो गए? 8 यूनिट सेल हो गए। तो 8 इंटू 100, तो 800 ही आंसर आना चाहिए। दिस इज हाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कैलकुलेटेड। नाउ लेट मी टेल यू या एक्सप्लेन यू अनदर कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी टाइमलाइन बनाता हूं और इस टाइमलाइन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये बोलता हूं, अब दिमाग के अंदर ये चलता रहना, सही है? अब अगली चीज जरा सुनिएगा। देखिए मेरे पास जो मेरा पहला साल था वो ईयर एंड हुआ था 31 दिसंबर, लेट सपोज 2027 को, ठीक है। दिस वाज द ईयर एंड, ये हमारा ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2027 को। इस टाइम पे मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो कितने की थी? सर $200 की थी। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि जैसे ये साल खत्म होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस वक्त मैं बनाना शुरू करूंगा, जैसे ये साल खत्म होगा तो उससे अगले दिन एक नया साल भी शुरू हो जाएगा। और आपको पता है जो पिछले साल मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई थी, जो लास्ट ईयर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि ईयर एंड हो गया और तुम्हारे पास अभी कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो तुमने अभी तक नहीं बिकी है, जो तुमने अभी तक नहीं बेच पाए तुम, वो अभी तुम्हारे बिजनेस के अंदर पड़ी हुई है। तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू होगा ना, नेक्स्ट ईयर की डेट क्या होगी? इसका बिल्कुल अगला दिन, 1 जनवरी 2028। तो जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारी अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। कितने की? $200 की। यानी कि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल की क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और दिया, यानी कि लास्ट ईयर अगर मेरे पास 2 यूनिट्स बच गए थे, तो वो 2 यूनिट्स जब लास्ट ईयर के आखिर में बचे मेरे पास, तो उन 2 यूनिट्स को ही मैं अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री मान लूंगा। हाँ। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले साल के अंदर हम लोगों ने, जो हमारा ये ईयर जीरो था, यानी कि ये फर्स्ट ईयर था, इसको आप ईयर 1 कह लें या ईयर जीरो कह लें, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ईयर जीरो के अंदर जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो थी ये
तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ईयर 0 के अंदर, यही ईयर 1 के अंदर जाके ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही कहना चाह रहा हूं। अब हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब यहां पे हमारा ये ईयर 0 हो गया, हम आते हैं ईयर 1 पे। अगेन हेडिंग याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइएगा कि यार मेरे पास पिछले साल, ये अब आ गए हम लोग ईयर 1 के अंदर, मुझे ये बताइएगा पिछले साल लास्ट ईयर मेरे पास ओपन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी बची थी? मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची थी 200 की। हाँ सर, 200 की बची थी। कितने की बची थी? 200 की। कितने की बची थी? 200 की। ऐसा ही है ना, 200 की बची थी ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके ईयर 1 जब अगला साल आया तो मैं बोलूंगा यहां पे दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज $200। सर ये 200 कैसे ओपनिंग इन्वेंट्री आई? देखो लास्ट ईयर कितने यूनिट्स बचे थे? 2 यूनिट्स बचे थे। हर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 100 थी। तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वही नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। फिर पता है क्या हुआ, इस साल मैंने मजीद परचेजेस करी, मैंने मजीद सामान खरीदा। अब इस साल जो मैंने परचेज करी ना, मैंने अगेन कितने यूनिट्स खरीद लिए? मैंने 10 यूनिट्स दोबारा खरीद लिए। कितने के हिसाब से? $100 के हिसाब से। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैंने इस साल टोटल मजीद और परचेज कितनी कर ली? 1000 की। अब अगर मैं तुमसे एक और बात बोलूं कि यार मेरे पास इस साल के शुरू में पहले से कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, उसकी कॉस्ट क्या थी? 200। और फिर मैंने मजीद जो खरीद लिए, परचेज जो कर लिए यूनिट्स, उनकी कॉस्ट कितनी है? आप बोलोगे 1000। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस साल के शुरू में मेरे पास टोटल 12 यूनिट्स अवेलेबल है? कितने यूनिट्स अवेलेबल है? 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स अवेलेबल है फॉर द सेल। फॉर द सेल, बेचने के लिए मेरे पास कितने अवेलेबल है? 12 यूनिट्स। नाउ लेट सपोज मैं इसको एक नाम भी दे देता हूं, आप अक्सर आप भी ये नाम लिखा करिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल कितना बन जाएगा? 1200 बन जाएगा। मैं इसको पता है क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा दीज आर द गुड्स अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। डू यू नो हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर सेल? यस सर। कितने बेटा? सर टोटल 12 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं बेचने के लिए। 2 पहले से पड़े हुए थे, 10 आपने और खरीद लिए। बेटा हर एक यूनिट मैंने कितने का खरीदा है? सर आपने $100 का हर एक यूनिट खरीदा है। तो जब मैंने $100 का हर एक यूनिट खरीदा, तो आप मल्टीप्लाई भी करके देखो तब भी आपके पास 1200 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मींस दीज वर द गुड्स विच वर अवेलेबल फॉर द बिजनेस टू सेल। राइट, ये मेरे पास बेचने के लिए गुड्स अवेलेबल थे। साल के शुरू में पहले से कितने पड़े हुए थे जो लास्ट ईयर से ट्रांसफर होकर इस साल आए? मेरे पास लास्ट ईयर बच गए थे ना 2 यूनिट, वो इस साल आ गए। तो 2 पहले से पड़े हुए थे, 10 और खरीद लिए, तो 12 यूनिट्स बन रहे हैं। 12 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है फॉर सेल। एंड यू नो व्हाट, इसमें से मैंने लेट सपोज 7 यूनिट्स बेच दिए। कितने यूनिट्स बेच दिए? 7 यूनिट्स बेच दिए। आउट ऑफ 12 विच वर अवेलेबल, उसमें से मेरे बिके कितने? सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट्स बिके। तो आप ये बात मानेंगे कि मेरे पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बच गए होंगे? रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे होंगे? तो आप बोलोगे सर 7 बिक गए, 8 9 10 11 12, यानी कि आपके पास सर 5 यूनिट्स ऐसे होंगे जो बच गए होंगे, जो बिके नहीं होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मेरी बात को, मेरे एक एक लफ्ज को बड़े गौर से सुनना। मैंने क्या बोला? मेरे पास साल के शुरू में 2 यूनिट्स पड़े हुए थे, फिर मैंने 10 यूनिट्स और खरीद लिए। तो कितने यूनिट्स हो गए? टोटल 12 यूनिट्स अवेलेबल हो गए बेचने के लिए। इन 12 यूनिट्स में से मैंने 7 यूनिट्स बेच दिए, 7 यूनिट्स बिक गए। मेरे पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स बचे होंगे? आउट ऑफ 12 विच वर अवेलेबल, आउट ऑफ 12 यूनिट्स विच वर अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से खाली बिके कितने? उसमें से बिके सिर्फ 7 यूनिट्स। तो मेरे पास अभी स्टॉक में, मेरे पास अभी मेरे वेयर हाउस में कितने यूनिट्स पड़े हुए होंगे? आप बोलोगे सर 5 यूनिट्स। हाँ या ना? पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हाँ सर 5 तो पड़े हुए होंगे, 5 तो बचे हुए होंगे, क्योंकि 12 थे अवेलेबल, 12 में से आपने 7 तो बेच दिए। तो अब बचने कितने चाहिए? बचने चाहिए सर 5 यूनिट्स। तो ये 5 यूनिट्स जो मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, मैं इनको बोलूंगा दिस इज माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। दिस इज माई व्हाट? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं क्या करूंगा यहां पे आके? मैं यहां पे लेस कर दूंगा। मैं जब लेस करूंगा ना तो यहां लिखूंगा क्लोजिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा लेस कर दी जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अगर आप नोटिस करें तो कितने यूनिट्स बच गए मेरे पास? सर 5 यूनिट्स बचे। हर एक यूनिट कितने का है मेरा बेटा? आप बोलोगे सर 100 का है। तो टोटल कितना आ जाएगा? सर 500 आ जाएगा।
इसका मतलब आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट कितनी आ गई इन डॉलर्स, ये सारे डॉलर्स है ना, इन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आ गई क्लोजिंग इन्वेंटरी की सर 500 आ गई। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या आएगा सर? फाइनल आंसर हमें ये बता देगा कि आपके पास 12 यूनिट्स अवेलेबल थे बेचने के लिए, जिसमें से आपने आपके 5 यूनिट्स बच गए, तो बाकी के रिमेनिंग यूनिट्स बिक गए, और जो यूनिट्स आपके पास से बिक जाते हैं उसको हम बोलेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आनी चाहिए? 12 - 5, वैसे करके देख लेते हैं। 12 - 5 एहतियातन वैसे 7 ही आ रहा है, तो 700। और अगर तुम ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो कि तुमने कितने यूनिट्स बेच दिए थे सर? 12 थे, 12 में से 5 बच गए तो 7 बेच दिए। जब 7 यूनिट्स बेचे आपने, तो 7 × 100 डॉलर्स भी करके देखो तो भी कितना आएगा सर? 700 ही आएगा। हाँ सर, कुछ हद तक बात समझ आ रही है, लेकिन मजीद डिटेल में और थोड़ा सा समझाइए। ये वाली बात जो अभी मैंने करी है ना, मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगा। इस साल के आखिर में मेरे पास कितने यूनिट्स बच गए हैं? 5 यूनिट्स बच गए हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी है? 500 है। अब मैं ईयर 1 के बाद मैं आगे बढ़ता हूं और मैं चलता हूं ईयर 2 पे। चलें इधर ही आ जाते हैं ईयर 2 पे। यहां पे एक लाइन डाल लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे हम बढ़ जाते हैं ईयर 2 पे। यार ये जो ईयर 2 आया, जो अगला साल आया, अगेन आई एम कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर ईयर 2। मैं एग्जाम्पल बनाता जाऊंगा और मैं करता जाऊंगा। मैं सबसे पहले यहां पे बोलता हूं कि यार मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए? सर आप हमें ये बता चुके हैं कि जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो इस ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। तो जो आपकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना, वो $500 की थी। बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। तो क्या यहाँ पे मैं 500 लिख दूं? और ऐसे नहीं, अगर नंबर ऑफ यूनिट से देखना चाहो तो मेरे पास कितने यूनिट्स थे लास्ट ईयर जो नहीं बिक पाए थे सर? 5 यूनिट। हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी सर? $100 की कॉस्ट थी। तो 5 × 100 करो तो भी 500 आ जाएगा। अब इस साल क्या हुआ? मैंने इस साल लेट सपोज 15 और यूनिट्स खरीद लिए। कितने यूनिट्स खरीद लिए? 15 यूनिट्स और खरीद लिए। यानी कि मैंने इस टाइम जो परचेजेस करी वो कितने की करी? 1500 की परचेजेस कर ली। तो मैं यहां पे लिखूंगा परचेजेस। कितने यूनिट्स खरीदे मैंने? 15 यूनिट्स मजीद खरीदे, ठीक है। और ये जो 15 यूनिट्स खरीदे, हर एक यूनिट अगेन 100 का है। ये मैं आपको बड़ा एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, ताकि मैं आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पोर्शन पहले सही से समझा सकूं। अच्छा जी, तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर? 1500। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास पहले से इस साल के शुरू में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे सर? 5। और मजीद मैंने कितने खरीद लिए? 15। तो क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं अवेलेबल टू सेल, अवेलेबल बेचने के लिए, वो कितने हैं? हाँ सर, 15 पहले से अभी खरीदे और 5 पहले से पड़े हुए थे। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो आपके पास बनेगी ना सर, अवेलेबल फॉर सेल, सर वो बन जाएगी आपके पास 2000 की। और ऐसे नहीं तो सर आपके पास टोटल 20 यूनिट्स पड़े हुए हैं बेचने के लिए, और हर एक यूनिट 100 का है, तो 100 × 20 भी करेंगे तो भी 2000 ही बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब राइट नाउ आई हैड 20 यूनिट्स टू सेल थ्रू आउट द ईयर। इस पूरे साल मुझे कितने यूनिट्स बेचने थे? 20 यूनिट्स बेचने थे। एंड आउट ऑफ 20 यूनिट्स मैंने 18 यूनिट्स बेच दिए। आउट ऑफ 20 यूनिट्स मैंने 18 यूनिट्स बेच दिए। तो क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे होंगे? हाँ सर, हम बता सकते हैं, 2 यूनिट्स बचे होंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री में सर हमारे पास पड़े हुए हैं 2 यूनिट्स। हर एक यूनिट की बेटा कॉस्ट कितनी है सर? $100। तो यहां पे कितना आंसर आ जाएगा? 200। तो रिमेनिंग जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? द फाइनल आंसर विल बी 1800, एंड दिस 1800 विल बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सर इसको एक और तरीके से मैं पहचान सकता हूं कि मैंने इस साल कितने यूनिट्स बेचे थे सर? 18 यूनिट्स बेच दिए। तो 18 यूनिट्स जो मैंने बेच दिए और हर एक यूनिट 100 का था, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बननी भी कितनी चाहिए? 1800 ही बननी चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक एंड वेरी नॉर्मल। ये कोई ऐसी कोई मुश्किल बात या इसमें कोई रॉकेट साइंसेस नहीं है कि आपको इसको समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आए या कोई टेंशन हो जाए। बट ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि यार ये ओपनिंग इन्वेंट्री किसको कहा जाता है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये परचेजेस क्या होती हैं। तीसरी चीज, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या होती है। चौथी चीज, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है। पांचवी चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है। बात समझ आई? तो इसको आप लोग पहले कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वंस आप सब लोग ये कॉपी कर चुके होंगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग इसको मजीद थोड़ा सा एक इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देखते हैं कि यार ये इनकम स्टेटमेंट में ये सारी बातें कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी।
सबसे पहले मैं अगेन आपको पहले एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और इस एग्जांपल को भी एक दो दफा करते हैं। पहले लेट सपोज हम बोलते हैं भाई ईयर वन, पहला साल, पहले साल के बारे में बात करते हैं। पहले साल के अंदर मैंने जो यूनिट्स परचेज करे थे, तो मैंने यूनिट्स परचेज करे, लेट सपोज 10 यूनिट परचेज कर लिए, ठीक है। तो मेरी जो परचेजेस है वो दी हुई है मुझे, परचेजेस जो है वो मुझे दी हुई है कितनी, मैंने 10 यूनिट्स खरीदे और हर एक यूनिट अगेन 100 का खरीदा। हम ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि खरीदते 100 का है और बेचते 200 का है, ये दिमाग के अंदर रखिएगा, ठीक है। तो मैंने 10 यूनिट्स खरीदे, और 10 यूनिट्स जो मैंने खरीदे वो मैंने खरीदे लेट सपोज $100 के। तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी सर, ये बन जाएगी 1000, यानी कि जो मेरी परचेज है वो कितनी हो जाएंगी, $1000 की हो जाएंगी। अच्छा, मेरे पास कुछ पहले से ओपनिंग इन्वेंट्री भी पड़ी हुई थी, ओपनिंग इन्वेंट्री। और मेरे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई थी, लेट सपोज मेरे पास 5 यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे $100 वाले, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की हो गई, 500 की हो गई। फिर उसके बाद मुझे ये पता लगा कि यार मैंने कुछ सेल्स भी कर दी हैं, और मैंने जो सेल्स करी है ना वो मैंने सेल्स करे हैं 12 यूनिट्स। कितने यूनिट सेल करे हैं, 12 यूनिट सेल करे हैं, और हर एक यूनिट में कितने का सेल करता था, 200 का करता था। तो वैसे तो आंसर पता है, बट डोंट टेक एनी चांसेस, 2400 की मैंने सेल्स कर दी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ऑफ सेल्स। अब इसको देख के घबराना नहीं, मैं करवाऊंगा, घबराना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझना। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो मैंने जो सेल्स करी हैं, जो मैंने सेल्स करी हैं, वो सेल्स मैंने कितने की कर दी हैं, $2400 की। कितने यूनिट्स बेचे हैं मैंने, 12 यूनिट्स बेचे हैं, और हर एक यूनिट कितने का था, $200 का बेचता था। दिस 200 इज द सेलिंग प्राइस, दिस 100 इज द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस तो आपको प्रॉफिट भी बताता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले तो कैलकुलेट करूंगा ये जो मैंने सेल्स करी है ना, ये जो मैंने सेल्स करी है, ये जो मैंने सेल्स करी है, इन सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा यार मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, पहले तो ये बता दो। ओपनिंग इन्वेंट्री, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज $500। और अगर हम इसको इन यूनिट्स देखें तो 5 यूनिट्स थे, हर एक यूनिट 100 वाला था, यही था। फिर मैंने क्या करी थी, कुछ परचेजेस करी थी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जरा सुनना, अब बहुत गहरी बात करूंगा, जरा सुनते रहना। मैंने परचेज करी थी 10 यूनिट्स की इंटू 100, ठीक है। तो 1000 की मेरी परचेजेस हो गई, ऐसे ही हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी, तो आप बोलोगे सर आपके पास 1500 की गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी, 1500 की गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि टोटल इन टोटल कितने यूनिट्स थे, सर 15 यूनिट्स थे आपके पास बेचने के लिए। कैसे सर, आपके पास पहले से 5 पड़े हुए थे, 10 आपने और यूनिट खरीद लिए, तो इन टोटल आपके पास अवेलेबल 15 यूनिट्स थे, और हर एक यूनिट की कॉस्ट आपको 100 की आती थी। तो आपके पास जो अवेलेबल यूनिट्स थे वो 15 थे, और उनकी जो कॉस्ट थी वो 1500 बनती थी कलेक्टिवली। अब इन 15 यूनिट्स में से, अब जरा सोचिएगा, इन 15 यूनिट्स में से मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए हैं, जरा सोचिएगा। इन 15 यूनिट्स में मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए हैं, सोचें। इन 15 यूनिट्स में से मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए हैं, सोच के देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि यार आपके पास साल के शुरू में 5 यूनिट थे, फिर आपने 10 और खरीद लिए, तो टोटल 15 हो गए थे आपके पास अवेलेबल। इन 15 यूनिट्स में से मैं कितने यूनिट सेल कर चुका हूं, मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए हैं, मुझे जरा सोच के बताइए। आप ये सोचेंगे सब लोग दिमाग में भी बैठ के, ठीक है। आप भले जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, बट आप इसको सोचें कि 15 यूनिट्स अवेलेबल थे, इसमें से मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए। सर आपने ऊपर ही तो लिखा हुआ है कि आपने सेल करें 12 यूनिट्स। कितने यूनिट सेल करें, 12 यूनिट सेल करें सर आपने। कितने यूनिट्स, 12 यूनिट सेल करें सर आपने। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आउट ऑफ 15 यूनिट्स 12 units has been sold, therefore the number of units in the closing inventory will be, सर आउट ऑफ 15 12 बेच दिए, तो 3 यूनिट्स आपके पास बच गए होंगे, और उनकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उनकी कॉस्ट 100 होनी चाहिए, यानी कि 300। हाँ के ना, ये बात समझ आई। हाँ, कि मेरे पास कितने यूनिट्स बच गए होंगे, 3। सर दोबारा रिपीट कर दें, मैं मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन अब मैं गौर से सुनूंगा।
देखें जी, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि आपके पास साल के शुरू में 5 यूनिट्स पड़े हुए थे और आपने 10 यूनिट्स और खरीद लिए, तो आपके पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल कितने हो गए थे बेचने के लिए? 15 यूनिट्स वर रेडिली या अवेलेबल फॉर द सेल, और आउट ऑफ 15 यूनिट्स यू सोल्ड 12 यूनिट्स। कितने यूनिट्स आपने बेच दिए? 12 यूनिट्स। तो रिमेनिंग यूनिट्स कितने बच गए होंगे सर? 3 यूनिट्स रिमेनिंग बच गए होंगे। हाँ, 3 यूनिट्स रिमेनिंग बच गए होंगे। तो 3 यूनिट्स जो आपके पास रिमेनिंग बच गए, वो इन्वेंट्री जो तुम्हारे पास नहीं बिक पाई, उस इन्वेंट्री को हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। यूनिट्स नॉट येट सोल्ड या विच यूनिट्स आर स्टिल अनसोल्ड, या जो आपके पास इन्वेंट्री में सामान पीछे पड़ा हुआ होता है स्टॉक में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये वो इन्वेंट्री है जो आप इस साल नहीं बेच पाए। अब आप कब बेचोगे इसको? अगले साल बेच दोगे। कब बेच दोगे? अगले साल बेच दोगे। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप खुद बता दो मुझे कितनी होनी चाहिए। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स वैसे तो सर ये दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे, 1500 और 300 को, तो 1200 की आनी चाहिए। बट इन शॉर्ट हम कितने यूनिट्स बेच चुके हैं? सोचो, हम कितने यूनिट्स बेच चुके हैं सर? आउट ऑफ, जरा सुनिएगा, आउट ऑफ टोटल 15 यूनिट्स हम कितने यूनिट्स बेच चुके हैं? 12 यूनिट बेच चुके हैं। तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी उन 12 ही यूनिट्स की। तो 12 × 100 भी कर लो ना, तब भी कितना आएगा? 1200 ही आएगा। कैसा? तब भी कितना आएगा? 1200 ही आएगा। टू वे सोच के चलोगे ना तो दिमाग बड़ा होगा, दिमाग में सोचने की ताकत आएगी, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट तो यही होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दे सकता था, बेटा ये लिखना है इसके नीचे, ये लिखना है इसके नीचे, ये लिखना है, ये लेस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। बट दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे कॉन्सेप्ट मांगेगा, वो आपको सवाल जरा सा हिला के देगा और बोलेगा, वो जानना चाहेगा क्या मेरे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। एंड वंस मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई मेरे पास, अब याद करिए, सबसे सबसे पहली टॉपिक पे चले जाएं अभी, जो मैंने आपको स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देनी होती है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार इस वाले सवाल को देखते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, इस वाले सवाल को देखते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए बताओ कि यार प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट कितने का आएगा सर? 1200 का प्रॉफिट आएगा। कितने का प्रॉफिट आएगा सर? 1200 का प्रॉफिट आएगा। ऐसे ही होता है ना कि मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या पता लगेगा मुझे? प्रॉफिट पता लगेगा यार। मुझे क्या पता लगेगा? प्रॉफिट पता लगेगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे एक प्रॉफिट कर लिया है, क्या ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे एक प्रॉफिट कर लिया है, क्या ये प्रॉफिट ओनर अपने साथ घर लेके जा सकता है? सर लेके जा सकता है। क्यों नहीं लेके जा सकता? उसका प्रॉफिट है, वो चाहे तो घर लेके क्यों नहीं जा सकता है? इसको बिल्कुल लेके जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जितना भी काम हो रहा होगा, ये सारी ट्रेडिंग हो रही है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है ना, ये ट्रेडिंग होती की तरह है सर। ये ट्रेडिंग नॉर्मली शॉप्स में होती है, शोरूम्स में होती है, ऑफिसेस में होती है, इन जगहों पे होती है। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि वो शॉप, वो शोरूम्स, वो ऑफिसेस जहां पे ये इस टाइप की ट्रेडिंग चल रही होती है, वहां के कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, वहां पे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, बिजनेस को चलाने के खर्चे भी आते हैं, जैसे कि रेंट का खर्चा आता होगा उस ऑफिस, शोरूम या फिर शॉप के अंदर, या फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट का खर्चा आता होगा उस शॉप के अंदर, उस ऑफिस के अंदर या फिर उस शोरूम के अंदर। उन्हीं जगहों पे कुछ सैलरीज के खर्चे भी आते होंगे, जो कि वहां पे लोग काम करते होंगे, उनको सैलरीज भी देनी होती होगी। तो वो सब कुछ कहां से पे ऑफ किया जाएगा? अच्छा सर, वो इस 1200 में से पे किया जाएगा। तो देयरफॉर सर ये क्लियर हो गया कि ये 1200 टोटल हम घर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमें कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, बिजनेस के डे टू डे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस होता है, सैलरीज होता है, रेंट होता है, रेट्स होता है, इंश्योरेंस होता है, अगर और मैं कोई भूल रहा हूं तो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो इसमें से आप पहले माइनस करोगे और उसके बाद जो कोई पैसा बचेगा वो घर लेके जाओगे। तो ये प्रॉफिट आप घर लेके नहीं जा सकते, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसी वजह से हम इसको क्या कह देंगे? ग्रॉस
प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होगा जो हम घर लेके नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें से अभी हमें क्या करने होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के, बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो खर्चे हम करते हैं वो खर्चे यहां से माइनस किए जाएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो तमाम खर्चे हम यहां पे सेपरेट करेंगे इस ग्रॉस प्रॉफिट में से। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक हम लोगों ने ये जो काम किया है इसको भी अब आप लोग कॉपी करेंगे, और वंस आप इसको कॉपी कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया? अच्छा भाई, तो अब तक हम लोगों ने जितनी सारी चीजें करी हैं, ये हमारा एक थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं। फिर हम लोगों ने ये कुछ स्लाइड्स है हमारी जो हमने काम करना शुरू किया था, तो ये सारा हम काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, एंड हियर इट इज। तो ये अभी हम लोग का जो टॉपिक का छोटा सा स्टार्टर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और यही सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है। इसके बाद तो सब कुछ बहुत आसान है, इसके बाद तो सब कुछ बहुत सिंपल है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।